Okay. Hello friends, my name is Dr. Sanjay, faculty at Dr. Amit IAS Academy। और ये हमारी एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें कि हमने पहले पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी की है, जिसमें हमने देख लिया व्हाट इज़ फ्रीडम, व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ सोशल जस्टिस, व्हाट इज़ राइट्स, व्हाट आर देयर इम्पोर्टेंस, ये सब हमने देख लिया था। और ये एनसीईआरटी 11th क्लास की पॉलिटी सीरीज है। अब इसमें रिमेनिंग 2 चैप्टर्स बाकी हैं, जो है पीस एंड डेवलपमेंट। तो आज हम इन्हें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पीस, पीस क्या है? एक शांति, शांति की अगर बात की जाए तो आप शांति को कैसे डिफाइन करेंगे? शांति के लिए या देश में या वर्ल्ड में जो शांति है, अशांति फैली हुई है, उसको शांति में कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बोलूं पीस बिगिंस विथ ए स्माइल, तो कैसा रहेगा? कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो पीस है, जो शांति है, वो एक स्माइल से शुरू होती है। ठीक है, चलिए। तो स्क्रीमिंग मीडिया रिपोर्ट्स ऑन वार, टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक, राइट्स कंस्टेंटली रिमाइंड अस वी लिव इन ए टर्बुलेंट टाइम्स। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि वार्स भी देख रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स भी हैं, राइट्स भी हैं, मिडिल ईस्ट में इतनी शांति है। तो ये सब चीज़ों की बात कर सकते हैं। अपने बॉर्डर पे, लद्दाख बॉर्डर पे भी अभी टेंशन चल रही है। तो इसलिए ये जो चैप्टर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, over the year, meanings and value of peace have been asserted fairly differently. So advocates of peace many questions. तो ये questions इनको हमको find out करना है, इनके answers क्या होंगे। So what exactly is the peace and why it is so fragile in today's world? पहला question ये है। What can be done to establish a peace? ये एक important observation है। Then अगर मैं बोलूँ can use of violence टू स्टेब्लिश पीस, कैन वी यूज वायलेंस? तो वायलेंस के थ्रू क्या आप पीस को स्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? एक इंपॉर्टेंट इथिकल क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, तो हमारे इथिक्स का पार्ट भी बन सकता है ये। व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द ग्रोइंग वायलेंस इन आवर सोसाइटी? अगर अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारे सोसाइटी में क्या क्या रीजंस है वायलेंस के लिए? तो ये सारे क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे, जो अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। लाइक डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, पीस हैज़ बिकम बजवर्ड। तो पीस इस समय एक बजवर्ड है, जिस सबको पीस चाहिए लेकिन पीस मिल नहीं रही है। तो ये पीस है कहाँ और इसको कैसे लाया जाए, इसमें हम करते हैं। तो ये एक फेमस फ्रेडरिक नीत्शे जर्मन फिलोसफर है, जिन्होंने वॉर को ग्लोरीफाइड किया था। ठीक है, जैसे कि आपको, अगर आपने कभी थोड़ा सा फिलोसफी पढ़ी होगी तो आपको पता है जो हिटलर है, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर फिलोसफर फ्रेडरिक नीत्शे। So 19th century German philosopher Friedrich Nietzsche was one of those who glorified war. Nietzsche did not value peace. He did not value peace because he believed that only conflict could facilitate growth of civilization. तो इनका मानना था कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वॉर्स हैं, उसके कारण ग्रोथ की, सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होती तो जो हमारी सिविलाइजेशन ग्रोथ है, जितनी इतनी सारी डिस्कवरीज थी, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब से लेके, तो क्या हो पाती? तो नीचे मानते हैं कि नहीं, अगर अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, टोटल पीस है, तो सिविलाइजेशन की जो ग्रोथ है वो हैम्पर होती है। ठीक है, एक और साइंटिस्ट है विल्फ्रेडो पेरेटो, argued that people who were able and willing to use force to achieve their goal constitute the governing elite in most society. He described them as lions. तो इनको इन्होंने लायंस बोला, मतलब पावरफुल लोग बोला उनको। ठीक है, तो ये जो फिलोसफर है जो उन्होंने वार को प्रमोट किया था। बट अदर था हमारे महात्मा गांधी जी। आपको पता है महात्मा गांधी की जो थ्योरी है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तो बट गांधी जी ने बोला कि हमें नॉन वायलेंस करना है। ठीक है, नॉन वायलेंस को फॉलो करना है। यू मे हैव रेड अबाउट सम ऑफ दीज इवेंट्स इन हिस्ट्री बुक लाइक राइज ऑफ फैसिज्म, नाजिज्म, वर्ल्ड वार्स एंड क्लोजर होम एंड इंडिया एंड पाकिस्तान वी हैव एक्सपीरियंस हॉरर्स ऑफ पार्टीशन। और उसके बाद जो हमारी वार्स हुई हैं 65, 71, देन कारगिल वार, और जो अभी टेररिज्म जो चल रहा है, प्रॉक्सी वार, टेररिज्म जो है प्रॉक्सी वार है ना पाकिस्तान की तरफ से, तो इसके बारे में बात की जाएगी। ओके,
Thus, Germany carpet bombed London during the Second World War, and British responded by sending 1,000 bomber raid to attack German cities. हिरोशिमा और नागासाकी का आपको पता ही है, जिसमें 1,20,000 के आसपास लोग मरे थे, जो इसमें 95% जो थे सिविलियन कैजुअलिटी थी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है कि अगर आपको हिस्ट्री में जाना है तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको याद करने होंगे, कोट करने होंगे कि कैसे देश में, वर्ल्ड में इतनी अशांति थी और देश में भी कुछ ना कुछ वार्स हो रहा है। तो post-war decade were marked intense rivalry between two superpower, USA एंड USSR, जैसे कैपिटलिस्ट यूएसए एंड कम्युनिस्ट यूएसआर, जिसे हमको बोलते हैं कोल्ड वॉर। तो ये भी एक फेज था जिसमें एक्टिव वॉर तो नहीं हुई, बॉम्बिंग वगैरह नहीं हुई, बट एक कोल्ड वॉर फेज था। इसमें आपको पता है स्पेस रेस वगैरह आपको अच्छी तरह पता है। देन सोवियत यूनियन का डिवीजन हुआ, या बिखर गया सोवियत यूनियन। तो वो सब चीज़ें जो है हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो और इसमें देखिए, इस ड्यूरिंग दिस कोल्ड वार एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है, क्यूबल मिसाइल क्राइसिस ड्यूरिंग 1962। 1962 आपको याद होगा इंडिया चाइना वार का भी ईयर है, ठीक है। ओके, सो ये सारे इवेंट्स आपको याद रखने हैं अगर हम पीस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं और उसको स्टेब्लिश करना चाहते हैं। दिस आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन एंडेड विथ व्हेन सोवियत यूनियन विड्रॉ द मिसाइल्स। किसकी बात हो रही है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। ह्यूमैनिटी हैज लर्न टू वैल्यू पीस आफ्टर पेइंग ह्यूज प्राइजेस फॉर इट्स absence एंड द specter ऑफ ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टू हॉन्ट अस। सो जो हमने इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बताए, इससे हमने समझा है कि पीस एक सोसाइटी में, एक कंट्री में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ बात की गई है। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस। पीस इज ऑफन डिफाइंड एज absence ऑफ वॉर एंड डिफिनीशन इज सिंपल बट मिसलीडिंग। अगर मैं बोलूँ कि पीस में अगर वॉर नहीं है, नो वॉर मतलब पीस, क्या ये डिफिनीशन सही होगी? क्या इसको हम सही मानते हैं? अगर हम इसको सही मानते हैं तो क्यों मानते हैं इसको सही है? गलत है, इसमें क्या गलत है? ठीक है, तो आप आगे हम इसको देखते हैं कि मीनिंग जो पीस है, जो उसका कंटूर है, बहुत वाइड है। पीस का मतलब वॉर का अब्सेंस होना नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं रवांडा और बोस्निया, ठीक है। रवांडा बोस्निया में आप अगर पढ़ेंगे नेट पे जाके, तो ये जीनोसाइड्स, बहुत भयानक, बहुत बड़े हिस्टोरिकल जीनोसाइड्स हुए हैं जो, तो इसको आप थोड़ा देखिएगा। ओके, तो ये क्या, ये वार नहीं था बट जीनोसाइड, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि वहां पर पीस थी? नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाइल एवरी वॉर लीड्स टू absence ऑफ पीस, बट एवरी absence ऑफ पीस नीड नॉट टेक फॉर्म ऑफ वॉर। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखिए। द सेकेंड स्टेप इन डिवाइनिंग पीस वुड बी टू सी इफ इट्स एज absence ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट of all kind, including war, riots, massacre, assassination और simply physical attacks। तो ये इसकी एक इसकी एक वाइड डिफिनीशन हो जाएगी पीस की, जिसमें कि ऑल वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जो सोसाइटी में है, जो कंट्रीज के बीच है, उनका अब्सेंस ही हम बोलेंगे कि किस तरह की पीस है। वायलेंस इज ऑफन रूटेड इन वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हाउ वायलेंस इज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द सोसाइटी। तो जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हमारी सोसाइटी में, वो कैसे वायलेंस को प्रमोट करते हैं। अगर मैं आपसे इसका एग्जांपल पूछूं तो आप क्या दोगे इसका एग्जांपल अपनी इस इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलूं? तो अभी हम देखते हैं कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कास्ट वायलेंस, कास्ट बेस्ड वायलेंस, या राइट्स जो रिलीजियस बेस पे होते हैं। तो जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो एक ड्रिफ्ट है, या दोनों जो एक रिफ्ट है सोसाइटी में, उसके कारण भी वायलेंस इरप्ट होता है, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस दैट रिमेन इनफोर्स इंटरेस्ट इन इक्वालिटी ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर कैन आल्सो कॉज इंजरी टू सटल एंड इंडिविजुअल वे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जैसे कास्ट बेस्ड वायलेंस की बात हो जाए, या क्लास बेस्ड वायलेंस, नक्सलिज्म की बात की जाए, या जेंडर बेस्ड वायलेंस की, अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को लेकर हम इसको देखते हैं कि एक ब्रॉडर डिफिनीशन बनती है पीस की, ठीक है। अगर इस तरह के फैक्टर्स भी अगर सोसाइटी में प्रेजेंट हैं, तो भी लॉस ऑफ पीस होता है, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल वायलेंस ऑफ दिस काइंड में प्रोड्यूस लार्ज स्केल इविल कॉन्सिक्वेंसेस, वो हम अभी बाद में देखते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, तो क्या क्या फॉर्म्स है स्ट्रक्चरल वायलेंस के, वो हम देखते हैं, ठीक है। द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम ट्रीटेड सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल एज
अनटचेबल्स, जिसको हमने आर्टिकल 17 से हटा दिया है, या इसको हमने आउटलॉ कर दिया है। आर्टिकल 17 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज आउटलॉड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द कंट्री इज स्ट्रगलिंग टू इरेज द स्कार्स एंड रिलीसेस ऑफ दिस अगली कस्टम। तो आपको अभी भी पता है कि कास्ट बेस्ड जो वायलेंस है अभी भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा परसिस्ट करता है, ठीक है। धीरे धीरे कम हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरह जा चुका है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई उत्तर प्रदेश या बिहार में देखते हैं कि जैसे कोई ग्रूम अगर हॉर्स में बारात लेके जा रहा है तो उसको कैसे उसको मारा जाता है, या ऐसे कई इवेंट्स हुए हैं। ये कास्ट को लेके उन्नाव में जैसे अटैक हुए हैं, काउ विजिलेंटिज्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कास्ट जो स्ट्रक्चरल वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, इन ए सोसाइटी। अनदर एग्जांपल पैट्रियार्की, जैसे मैंने बोला था कि वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस या सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ kind of conflict, kind of violence. Okay, patriarchy entails a form of social organization that results in systematic subordination of and discrimination against women. Its manifestation include selective abortion of female fetus, denial of adequate nourishment, education to girl marriage या चाइल्ड मैरिज, वाइफ बीटिंग या डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी रिलेटेड क्राइम्स, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, रेप एंड ऑर्गन किलिंग। तो ये सब हम देख सकते हैं कि जो इतने सारे वायलेंस अगेंस्ट वीमेन है उसका रीजन ये पैट्रियार्कल माइंडसेट भी है सोसाइटी का। इसको आपको एनालाइज करना है। ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके मेंस के हिसाब से। इसको आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। देन एक अनदर ऑब्जर्वेशन है कॉलोनिज्म इन द सेंस of prolonged and direct subjugation of people to alien rule is now rare phenomena, but the ongoing Palestinian struggle against Israeli domination एक another form of violence है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। देन एक कुछ कोटेशंस है जिनको आपको मेन आपके एथिक्स के पेपर के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि एथिक्स में कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये डायरेक्ट आ सकते हैं। तो जैसे गौतम बुद्ध जी का कोट क्या है, ऑल रॉन्ग डूइंग अराइजेस बिकॉज ऑफ माइंड, इफ माइंड इज ट्रांसफॉर्म कैन रॉन्ग डूइंग रिमेन्स। तो ये क्वेश्चन एक तरह से पोज किया है गौतम बुद्धा ने, तो इसको आप एनालाइज कीजिए, इसका क्या मीनिंग है। आई ऑब्जेक्ट टू वायलेंस बिकॉज इट अपियर्स टू डू गुड, द गुड ओनली टेम्परेरी एंड इविल इट डज परमानेंट। तो अगर मैं बात करूं गांधी जी की इस कोट की, तो आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे कि अगर क्योंकि गांधी जी ने ट्रूथ और नॉन वायलेंस का जो फिलॉसफी दी है उसमें उन्होंने कहा है कि जो वायलेंस है अगर उससे कुछ गुड हो रहा है वो टेम्परेरी होगा, उसको आप परमानेंट नहीं कर सकते हो, और जो इविल होता है बट वो परमानेंट होता है। जैसे हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, तो गांधी जी ने ट्रूथ और नॉन वायलेंस के थ्रू उस फ्रीडम स्ट्रगल को अचीव करने की कोशिश की थी। तो इसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज कीजिए कैसे ये स्टेटमेंट फिट बैठता है, ठीक है। देन फ्रिडरिक नीचे का एक कोट है जो बिल्कुल गांधी जी के अपोजिट डायरेक्शन में है, नॉर्थ एंड साउथ। ये शैल बी दोज हुज आई एवर सीक फॉर एन एनिमी, ये शैल लव पीस एज मीन्स टू न्यू वॉर्स। सो उन्होंने बोला कि पीस जो है न्यू वॉर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड शॉर्ट पीस मोर देन लॉन्ग, यू आई एडवाइज नॉट टू वर्क बट टू विक्ट्री, लेट योर वर्क बी ए फाइट एंड लेट योर पीस बी विक्ट्री। तो ये एक इनका कॉम्प्लेक्स कोट है, इसको अपने अपने लेवल पर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिएगा। तो तीनों कोटेशन इंपॉर्टेंट लगे मुझे अपने एथिक्स के हिसाब से, तो उसको देखिएगा। देन अगर देखते हैं रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म इन्वॉल्व द स्टिग्माइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटायर रेशियल ग्रुप और कम्युनिटी। ये भी हम देखते हैं कि कम्युनल राइट्स होते हैं, रेसिज्म जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में रेशियल सेग्रीगेशन, या साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड जो रेजिम थी, और जो स्लेवरी थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अंटिल 1865, देन स्लॉटर ऑफ ज्यूस इन द हिटलर इन जर्मनी। सो दीज आर द रेसिज्म मैनिफेस्टेशन ऑफ काइंड ऑफ रेसिज्म। कम्युनलिज्म की बात करते हैं तो अपने राइट्स आते हैं। तो ये सब बातें भी आपको करनी होगी अगर हम पीस और शांति की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें कि अब भाई एलिमिनेटिंग द वायलेंस जो हमारी सोसाइटी या कंट्रीज में है इसको हम एलिमिनेट कैसे करें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन राइटली ऑब्जर्व। तो ये यूनेस्को का जो आप देखेंगे तो इसका जो ऑब्जर्वेशन है कहता है, सिंस वॉर बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज द माइंड ऑफ मैन दैट डिफेंड्स द पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। तो जैसे हमने गौतम बुद्धा जी का भी कोट देखा था, तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं ये इस स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है।
ये अच्छी कनेक्टिंग लिंक हो जाएगी दोनों के लिए आपको। ओके। However, we have noted that the violence does not originate merely within the individual psyche, it also rooted in certain social structure. तो ये एक important observation ये है कि जो violence है ये सिर्फ human psyche या human psychological का part नहीं है, ये एक structural violence भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि जो social structure होता है वो भी कहीं ना कहीं violence को promote करता है, ठीक है। So elimination of structural violence necessitate the creation of just and democratic society. तो अगर क्वेश्चन आता है कि हम स्ट्रक्चरल वायलेंस जो सोसाइटी में उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी होगी जो कि जस्ट हो और डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। तो ये एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नाउ पीस understood as a harmonious coexistence of contented people would be product of such society. तो ये पीस अल्टीमेटली ऐसी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है जो एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, आप इसको अपने दिमाग में इसको सोचिएगा। कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस? या ऐसा वायलेंस जो कि पीस को स्टेब्लिश करने के लिए किया जाए, क्या वो जस्टिफाइड है? ये क्वेश्चन बनता है अपने आप में, ठीक है। इट हैज ऑफन बीन असर्टेड दैट वायलेंस दो इट इज इन इविल कैन समटाइम नेसेसरी प्रिल्यूड टू ब्रिंग अबाउट पीस। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? और एग्री करते हैं तो इसके एग्जाम्पल, अगर एग्री करते हैं तो इसके आप क्या एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। और अगर डिसएग्री करते हैं तो इसके क्या एग्जाम्पल देंगे, ये आपको देखना होगा। अपने पास एग्जाम्पल दीजिए आप इसको। मैं अभी थोड़ा इसको देखता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। चलिए, तो इसका एक एग्जांपल है कि जैसे हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, अगर वहाँ पे जाते हैं तो हमको पता है कि दो वहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस, नहीं सॉरी, अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से बात करूँ तो सूर्य सेन जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बिस्मिल्ला राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, इन्होंने अपने तरीके से देश को आज़ाद कराने की कोशिश की। बट महात्मा गांधी ने पीस और नॉन वायलेंस के थ्रू इसको अचीव करने की कोशिश की। तो अगर इसकी बात की जाए तो क्या आप इसको जस्टिफाई करोगे, इस वायलेंस को जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ने किया, जो इंडिविजुअल असैसिनेशन की बात कर रहे थे, तो क्या आप इसको जस्टिफाई करोगे? तो ये एक इंपॉर्टेंट इथिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। और द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल कैन जस्टिफाइड इवन दो दे मे यूज सम वायलेंस। तो ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, अब इसको बताइए कि जो आप पीस की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हुई है, क्या उससे आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो? तो इसका आंसर आपको भी इसी नेक्स्ट लाइन में आपको मिल जाएगा, अगले 2 लाइन्स में, इनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बट द रिजॉर्ट टू वायलेंस हाउएवर वेल मीनिंग कुड टर्न आउट टू बी सेल्फ डिफीटिंग। हाउ? इसका एग्जांपल दीजिए। वंस डिप्लॉयड इट टेंड टू स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल एंड लिविंग बिहाइंड ट्रेल्स ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। इसका अगर आपको बेस्ट एग्जांपल देना है तो आपको यूएस इंटरवेंशंस जो हैं उनको ध्यान देने से, यूएस इंटरवेंशन इराक में हो गया, मिडिल ईस्ट में हो गया, लीबिया में हो गया, सीरिया में हो गया, और अपने नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में हो गया। तो क्या जो यूएस ने इतने सारी बात की है, इतने सारे जो वायलेंस या इन्वेजन्स हुए हैं, क्या उससे इन एरिया में पीस डेवलप हुई है, पीस आई है? क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए अफगानिस्तान में जो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अब यूएस अफगान के साथ जो तालिबान के साथ पीस टॉक चल रही है। तो अगर आपको टॉक ही करनी थी तो आप इतने सारा वायलेंस क्यों प्रमोट किया? क्या उससे कुछ हासिल हुआ? तो ये एक इंपॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चन बनता है उस डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर दिस रीजन दैट द पैसिफिस्ट हु कंसिडर पीस टू बी सुप्रीम वैल्यू टेक ए मोरल स्टैंड अगेंस्ट द यूज ऑफ वायलेंस इवन फॉर अटेनिंग जस्ट एंड। तो जो एक जिन्होंने मोरल वैल्यू, जो सुप्रीम वैल्यू, जैसे पीस अगर बोला जाए, अगर मोरल वैल्यूज की बात की जाए एथिक्स में, तो जो मानते हैं कि पीस इज अल्टीमेट मोरल वैल्यू, उन्होंने बोला इसको अचीव करने के लिए ये अपने आप में एक एंड है। इसको अचीव करने के लिए आपको जो यूज ऑफ वायलेंस है जो मीन, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक स्टैंड है। तो क्या आप स्टैंड के साथ आप एग्री करते हो? इस पे सोचिए आप, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट ये है कि वायलेंस शुड नॉट बी यूज टू काउंटर वायलेंस, ऐसा है। क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट गांधी जी का पढ़ा अपना कि आई फॉर एन आई विल मेक वर्ल्ड ब्लाइंड। आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है, तो आपको इससे जस्टिफाई करना होगा, आपका आंसर यहां से आ सकता है।
सो महात्मा गांधी ऑफ नॉन वायलेंस, आपको पता है कि नॉन वायलेंस पीस की बात होती है तो बिना महात्मा गांधी की बात कंप्लीट नहीं होगी। तो आप ये स्टेटमेंट आपने हमेशा सुना होगा सोसाइटी में कि यू मे हैव हर्ड अ फ्रेज मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो जो महात्मा गांधी की इमेज बनाई गई है अभी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, ऐसा कहा कि गांधी जी एक मजबूर आत्मा थे। उन्होंने ब्रिटिशर के सामने अपनी आज़ादी के लिए प्रे किया था, बेगिंग की थी, एक मजबूरी का सिंबल माने जा रहे हैं। तो क्या आप गांधी जी को एक मजबूर आदमी मानते हैं, मजबूरी का सिंबल मानते हैं, या उनको स्ट्रांग विल्ड पर्सन मानते हैं जिन्होंने देश को अपने स्ट्रांग विल के थ्रू अपने देश से बोला ना कि खड़क बिना ढाल बिना दे दी हमें आज़ादी, एक ऐसा गाना है आपको पता ही होगा। तो क्या आप उस वर्जन से आप एग्री करते हैं या नहीं करते, या आप कहते हैं कि गांधी जी जो है वो एक मजबूरी का नाम है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इथिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आपको इस तरह का स्टैंड नहीं ले सकते हैं कि गांधी जी का नाम जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, क्योंकि गांधी जी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। तो जो गांधी जी का मतलब था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को, उन्होंने उसको नाम सत्याग्रह दिया था। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज सत्याग्रह एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन स्टेबलिशिंग द पीस इन द वर्ल्ड एंड इन द इनसाइड द कंट्री। अब एक डिबेट है, डू यू थिंक recourse to violence may sometime be necessary after a Nazi regime in the Germany had to be overthrown through external military intervention? जैसे आपको पता है कि इस नाजी रिजीम को ओवरथ्रो करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में जो है एक तरह से मिलिट्री इंटरवेंशन था। तो आप अगर मिलिट्री इंटरवेंशन वो नहीं होता तो क्या आप उसको उस चीज़ को आप क्या नाजी रेजिम को आप हटा सकते थे? मैं दूसरा एग्जांपल अपने पाकिस्तान की लेता हूँ कि हमारे इतनी सी वार हुई है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, बालाकोट स्ट्राइक हुई है, यूरी स्ट्राइक हुई है। तो क्या जो स्ट्राइक से सर्जिकल स्ट्राइक है अगेंस्ट अ टेररिस्ट कैंप, टेररिज्म, क्या आप उस कॉन्टेक्स्ट में, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या ये एक जस्टिफाइड स्टेटमेंट होगा, या हम इस वायलेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि जो एक्सट्रीम पेसिमिस्ट हो तो बोलेंगे कि वायलेंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना एज ए मीन टू अचीव पीस। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, आपको पता है कि उन्होंने एंटी ब्लैक रेसिज्म के अगेंस्ट सिविल राइट मूवमेंट यूएसए में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। तो उन्होंने भी कोई वायलेंस का यूज़ नहीं किया, उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और ये सब कुछ मॉडरेट फॉर्म में ही किया था, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल दी, तो आपको ऐसा देखना है कि जो पीस है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, आप इसको ब्लैक एंड वाइट तरीके से नहीं रख सकते, क्योंकि क्योंकि आपको वायलेंस को भी जस्टिफाई करना होगा, लेकिन उस जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास क्या रीजंस हैं वो भी आपको भी देने पड़ेंगे अगर आप वायलेंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। चलिए, या एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोपोर्शनेट वायलेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बेसिक एग्जांपल अपनी सर्जिकल स्ट्राइक्स है। जैसे कि अगर पाकिस्तान के हम वार पे जाते हैं तो जो उसके जो उसमें जो लॉस होगा मैन एंड प्रॉपर्टी और सब कुछ का, इकोनॉमी का, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो प्रोपोर्शनेट वायलेंस क्या हुआ कि हमने एक लिमिटेड वायलेंस की टू अचीव लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लेके एक बार इसको जस्टिफाई कर सकते हो वायलेंस को, अगर आपको करना चाहते हो तो, क्योंकि आपको दोनों स्टैंड लेने होंगे। पीस इन द स्टेट, तो अगर मैं बोल रहा हूँ स्टेट, आपको पता है स्टेट, स्टेट का मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया, जो स्टेट होता है जैसे कि भारत सरकार हो गई मान लीजिए, ठीक है। तो जो स्टेट है क्या वो वायलेंस कर सकती है अपने अगेंस्ट, पीपल अगेंस्ट? आपको पता है कि जैसे आप आईपीएस ऑफिसर बनोगे या आईएएस ऑफिसर बनोगे, डीएम बनोगे, तो सेक्शन 144 भी लगता है, लाठी चार्ज भी होता है। आप जैसे किसान प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो एक आपको पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टेट इज द सोल पोसेसर ऑफ वायलेंस। इसलिए कई फिलोसफर ने कहा है कि स्टेट इज द बिगेस्ट टेररिस्ट। कैसे आप बताइए इसको, कि आप इसको स्टेट को आप बिगेस्ट टेररिस्ट क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि स्टेट इज द ओनली पावर जिसके पास वायलेंस करने की अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट होता है कि ऐसा स्टेट जो कि जिसमें वायलेंस की एक तरह से एंगल है, उसमें कैसे आप उसको पीस डेवलप हो सकती है। So it is often argued that division of the world into separate sovereign state is an impediment to the pursuit of peace. ये एक important observation देखिए,
जो मैंने अभी जिस लिंक से बताया कि जो स्टेट है इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, उससे आप इससे लिंक कीजिए कि सोवरेन स्टेट बनने के बाद जो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है उसके लिए बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट या बाधा जो है वो अपने आप में स्टेट है। तो इसको भी आपको एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। बिसाइड इन टूडेज वर्ल्ड ईच स्टेट हैज कंसोलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोर्जन एंड फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्जन और फोर्स की बातें होती है मॉडर्न स्टेट में, और सिर्फ विद इन स्टेट नहीं होता, ये होता है बिटवीन स्टेट की भी बात कर सकते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू परस्यूट ऑफ पीस। तो अब भाई पीस कैसे स्टेब्लिश करें इस वर्ल्ड में या विद इन कंट्री में। तो यहाँ 3 अप्रोचेस की बात की गई है। फर्स्ट अप्रोच इज टू अकॉर्ड सेंट्रलिटी टू स्टेट एंड रिस्पेक्ट देयर सोवरेनिटी एंड ट्रीट कंपटीशन अमॉन्ग देम एज ए फैक्ट ऑफ लाइफ। ये स्पेशली इंटर स्टेट की बात की जा रही है, जैसे कि इंडिया चाइना की बात हो, इंडिया पाकिस्तान की बात हो, यूएस की बात हो। तो एक पहला ऑब्जर्वेशन ये है। तो आप बेसिकली आप अप्रोच की पीस अगर यहाँ पे बात कर सकते हैं तो एक बात है हमारे नेहरू जी के पंचशील प्रिंसिपल, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट आप इसको बीच में ला सकते हैं, ठीक है। बट क्या इससे पीस स्टेब्लिश हुई थी? आपको पता है कि 1962 बार हुई थी। तो ये आप बट आपको तो पीस के लिए हमेशा कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव ही करना होगा। तो ये अप्रोचेज हैं। तो फर्स्ट अप्रोच इज अकॉर्डिंग अकॉर्ड सेंट्रलिटी टू स्टैंड रिस्पेक्ट देयर सोवरेनिटी एंड ट्रीट कंपटीशन अमंग देम एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। Second process is to grant the deep-rooted nature of interstate rivalry, but it stress the positive presence and possibilities of the interdependence। आपको पता है पंचशील में इंटरडिपेंडेंस की बात होती है। तो ये एक अनदर अप्रोच हो गई। जो थर्ड अप्रोच है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इसका एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि अगर, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी है इतनी इंटरलिंक्ड नहीं है, अगर हम एक दूसरे के बीच इंटरलिंक्ड हो जाएं या उनके बीच हमारे बीच कैसे भी इकोनॉमिक रिलेशन और मजबूत हो जाए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो जाए, इंटरडिपेंडेंस थोड़ा बढ़ जाए, तो साथ पीस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान अभी वैक्सीन चाहता है कोरोना वायरस के लिए, बट वो डायरेक्ट इंडिया से निगोशिएट नहीं कर सकता क्योंकि हमारे रिलेशन खराब है। बट अगर ये इंटरडिपेंडेंस अगर कहीं डेवलप हो जाए मेडिकल फील्ड में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो शायद पीस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी एक अप्रोच है। Third, consider the state system to be passing phase of human history, and it emphasizes the emergence of supranational order and see the fostering of global community as a surest guarantee of peace। तो इसमें जैसे एग्जांपल यूनाइटेड नेशन का लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अप्रोच ये भी कहती है। तो आप इनमें से किस अप्रोच से एग्री करते हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड अप्रोच, ये आप पे डिपेंड करता है, या इनका कॉम्बिनेशन या किस तरह आप इनको लेना चाहते हो। बट आपको पता है कि यूएन के फेल्योर्स आर टू न्यूमरस। सक्सेस तो हैं बट फेल्योर्स भी है। आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यूएन को बोला है, रिफॉर्मेशन की बात की है। तो ये डायरेक्शन वहां से आ सकता है, वहां से आप इसको ले सकते हो कि हाउ यूएन फेल टू स्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। एक पैसिफिज्म, ये इज प्रीच द अपोजिशन टू वार एंड वायलेंस एज ए मीन ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा एक लाइन में, ठीक है। इसको भी आप कोट कर सकते हैं। So United Nations may be said to embody element of all three approaches। जैसे यूनाइटेड नेशन में जो तीनों अप्रोचेस का काम होता है, जैसे 3 अप्रोच कैसे हो गए। फर्स्ट अप्रोच सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, जिसमें परमानेंट वीटो पावर होती है इसमें डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वहाँ पे वो प्रमोट करती है इंटरडिपेंडेंस वगैरह, ठीक है। देन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, तो ये ह्यूमन राइट को प्रमोट करती है। तो जैसे यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन्स है ये कैसे पीस को स्टेब्लिश करने में प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस की बात करते हैं तो आपको पता है कि वॉर्स बिटवीन द स्टेट, द डायरेक्ट प्रेशर, इंडिया चाइना के बीच इतना कॉन्फ्लिक्ट है। पहले हमने डोकलाम स्टैंड ऑफ देखा, अभी लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है। अभी आज न्यूज आई कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ गांव बना लिए उन्होंने अंदर इनसाइड इंडियन बॉर्डर। तो ये कंटेम्प्रेरी चैलेंज आप देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि वॉर्स जो है एक प्रकार से इम्पॉसिबिलिटी होती जा रही, डायरेक्ट वॉर, लाइक वर्ल्ड वार एंड वर्ल्ड वार 2, क्योंकि वार्स में किसी को फायदा कुछ नहीं होता लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो अब कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस बात करें तो टेररिज्म का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द सीवियरली अफेक्टेड कंट्री बाय द टेररिज्म, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की अगर बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेररिज्म की बात भी करेंगे। While the UN has several noteworthy achievements to its credit, it has not succeeded in preventing and eliminating threat to peace। ये एक ऑब्जर्वेशन है और एक क्वेश्चन भी हो सकता है, जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे यूएनओ के बारे में, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? मैंने एग्जाम्पल दे दिए, पॉजिटिव हो गए हैं, अब आप कुछ निगेटिव दीजिए इनके एग्जाम्पल्स।
सो जैसे निगेटिव में आ जाएगा राइज इन टेररिज्म। जैसे टेररिज्म में अभी हमारे पास यूनिवर्सल डिफिनीशन नहीं है यूनाइटेड नेशन में कि व्हाट इज टेररिज्म, ठीक है, क्योंकि इंडिया कितने दिनों से, बहुत दिनों से डिमांड कर रहा है, इवन रेजोल्यूशन एक पेंडिंग है। तो उस बात में अगर बात की जाती है टेररिज्म पे, यूनाइटेड नेशन काफ़ी ज़्यादा फेल हुआ है। ग्लोबल कम्युनिटी हैज़ फेल टू कप द रेपेसिटी ऑफ द डोमिनेटिंग पावर एंड गोरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ टेररिस्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन से एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आप इनको आप एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। So in this chapter, we have examined various dimensions of peace, its meaning, intellectual and practical challenges it faces as also its prospect. तो इस चैप्टर में हमने पीस के बारे में पढ़ा है, इसको आप ध्यान से इसमें ऑब्जर्वेशन कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। प्री के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बट मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टेररिज्म रिलेटेड, बॉर्डर टेंशन रिलेटेड। तो इसमें पी और इथिकल क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इस तरीके से आप इसको देखना है, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चैप्टर 10 ऑफ पॉलिटी, एनसीईआरटी 11th क्लास का। तो अगला जो लास्ट चैप्टर है वो डेवलपमेंट पे है। तो अब डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस हिसाब से बनता है कि इसका जो क्वेश्चन आता है वो इथिक्स में भी आता है, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स पेपर 3 है उसमें डायरेक्टली इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह का टॉपिक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका है, ठीक है। तो पेपर 3 और पेपर 4 के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें ऐसे का भी एक इम्पॉर्टेंट एंगल बनता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लेके, उसको यहाँ भी देखते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप एक एनालिसिस कीजिए, इसको स्टडी कीजिए। चलिए, इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट विद द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, प्रॉब्लम प्रेजेंटेड बाय इट दिस अंडरस्टैंडिंग। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे भाई डेवलपमेंट का मतलब क्या है, और इस हमारी जो डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे इवॉल्व हुई है इस ड्यूरेशन में, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग द टर्म ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डिस्कस द अचीवमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डिस्कस सम ऑफ अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट मैं एक आध दो पॉइंट इसमें आपको बताता हूँ, वो आपको देखना होगा। तो अगर ब्रॉडेस्ट सेंस में अगर हम डेवलपमेंट की डिफिनीशन देखते हैं, तो ब्रॉडेस्ट सेंस टर्म डेवलपमेंट कन्वे द आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, वेलबीइंग एंड एस्पिरेशन ऑफ बेटर लाइफ। ये ब्रॉडर डिफिनीशन हो गई। अगर मैं नैरो डिफिनीशन की बात करूं, तो व्हाट इज नैरो डिफिनीशन ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी नंबर्स, जीडीपी ग्रोथ। अभी हम देखेंगे कैसे कॉन्सेप्ट फ्लॉड है और इससे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है, ट्रिकल डाउन थ्योरी करके। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हमारा जो सरकार का मेन फोकस होता है, अभी देखो जीडीपी -23% हो गई है, -10% हो गई है, -5% हो गई है, या कि इकोनॉमिक लिबरलेशन के बाद 1991 के बाद हमारी जो जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज थी। तो क्या हम उसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं? अगर उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे तो फिर क्या है डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। However, the term development is also often used in a narrower sense, refer to more limited goals such as increasing the rate of economic growth and आर द मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि नैरो सेंस में बोलते हैं कि ग्रोथ, जैसे अब ग्रोथ, अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक डिबेट होती है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। अगर मैं ग्रोथ की एग्जांपल बात करूं, तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो सकती है, सोसाइटल ग्रोथ की बात हो सकती है, और डेवलपमेंट की बात करूं तो सोशल डेवलपमेंट होता है। व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए, डेवलपमेंट एज अनफॉर्चुनेटली often come in identified with achieving pre-set target and completing the project like dam, factories, hospital, rather than with realizing the broader vision of development with the society uphold। तो हम जैसे देखते हैं कि अगर हम ट्रेन का उद्घाटन कर दिया, बुलेट ट्रेन चला दी, फास्ट ट्रेन चला दी, तो अक्सर डेवलपमेंट को इससे एसोसिएट किया जाता है। हमने डैम्स बना दिए, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो अक्सर इनको डेवलपमेंट माना जाता है। बट क्या इनको हम डेवलपमेंट कहेंगे, या दे आर जस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट? इस पे हम डिस्कस करेंगे।
क्योंकि उसी से हमारी एक तरह से आगे बात होगी। Issues such as whether the rights of people have been respected in course of development, whether the benefits and burden of development had been justly distributed, whether the decision regarding the development priorities have been democratically made, have been raised in many countries। तो ये issues हैं, अगर पूछे कि डेवलपमेंट issues क्या है तो ये 3 issues आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक तरह से issues हैं। Hence development has become the subject of considerable controversy today। उसको हम देखेंगे कंट्रोवर्सी कैसे अराइज हो रही है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं और हमें कौन सा मॉडल ऑफ अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं देता हूं थोड़ा सा, जैसे कि मैं बोलता हूं कि शाइनिंग इंडिया एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अपने आप में, कि जहाँ पे हमने हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की है, बट वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना सोशल डेवलपमेंट या सोशल अपलिफ्टमेंट या इसको हम जैसे बोलते हैं ना HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें ट्रांसलेट नहीं हुई है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फेल्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। चलो, तो चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है इसमें। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट गेन इंपॉर्टेंस आफ्टर द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें एक तरह से थिंकिंग हुई है। प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, नॉलेजमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज दैट आर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फेस्ड। सो इन प्रॉब्लम्स को अगर आप टैकल नहीं करोगे तो आपका कोई भी ग्रोथ जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको हम आप सक्सेसफुल नहीं बोल सकते, मतलब आपका डेवलपमेंट मॉडल फेल हो चुका है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉलोनियल रूल की बात की गई है, तो इसे एग्जांपल बोलते हैं कि जैसे कॉलोनियल जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो स्पेशली लिबरेट हुई है कॉलोनियल रूल से, हमेशा बोलती हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी पॉवर्टी थी उसका रीजन कॉलोनिज्म है, क्योंकि कॉलोनिज्म ने कॉलोनियल जो मास्टर थे उन्हें देश को एक्सप्लॉइट किया है और इसी कारण पॉवर्टी और इलिटरेसी सब कुछ बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया थी, ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, दिस इज फैक्ट। बट उसका क्या रीजन है। कॉलोनियल रूल तो इंड हुए हमारे देश में 70 साल हो चुके हैं, मोर देन 70 ईयर्स, बट स्टिल हम डेवलपमेंट को, या हम बोल रहे हैं विकास, कहाँ है विकास। जैसे मोदी जी हमारे बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो विकास कहाँ है। तो ये सब विकास को हम तब से ढूंढ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आए गए सब कुछ हुआ, बट ये विकास नहीं मिल रहा। तो इस विकास को हम अब सर्च करने वाले हैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट से हम बात करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस ओवर द ईयर्स। तो एक अपने ऑब्जर्वेशन, इसको आप देखिए कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट चेंज हुआ है। तो एग्जांपल में बात करता हूँ कि 5 ईयर प्लान, आपको पता है कि हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान थे जब तक प्लानिंग कमीशन था। जो प्लानिंग कमीशन था 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट करता था, उसको हमने नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैं पूछूं कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का जो मॉडल है ये कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में, ये कैसे डेवलपमेंट को इंटरप्रेट करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इस चीज़ को आप, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ भी चुका है मेंस में, बट इससे आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कैसे प्लानिंग अगर मैं आपको बात करूं कि दोनों की, जैसे आपको पता है ये तो पावरफुल बॉडी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते थे, इसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, बट इज ए थिंक टैंक। तो जो बिगेस्ट क्रिटिसिज्म है प्लानिंग कमीशन का, उसका जो क्रिटिसिज्म है उसमें बोला जाता था कि ये सेंट्रलाइज्ड मॉडल है, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब प्लान ऊपर प्लानिंग कमीशन बनेंगे और फिर नीचे तक वो ट्रिकल डाउन होंगे और नीचे उसको इम्प्लीमेंट करना है। बट नीति आयोग का जो एक इंपॉर्टेंट इसकी बात की जाती है कि नीति आयोग जो बात करता है बॉटम अप अप्रोच की बात करता है। तो बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि प्लान्स वगैरह नीचे विलेज लेवल पे बनेंगे, पंचायत लेवल पे बनेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका कोलैबोरेशन होगा, फिर स्टेट लेवल पे होगा, फिर इंटर स्टेट प्लान होगा, फिर जाकर उसको इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो एक आप तरह से देख सकते हैं कि डेवलपमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है कैसे इवॉल्व हुई है। तो एग्जांपल है कि जो हमारा भाखड़ा नंगल डैम है, हमने डैम्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, वी स्टील प्लांट्स वगैरह हमने बनाए, जैसे बेल वगैरह बनाए, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, माइनिंग वगैरह। तो ये डेवलपमेंट के मॉडल थे। तो एक इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन हमारे इसमें आता है ट्रिकल डाउन थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बोलता है कि जो हमारे इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ट्रिकल डाउन थ्योरी, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा कि व्हाट इज ट्रिकल डाउन थ्योरी और इसका फेलियर्स क्या। देखिए सिंपल सा ट्रिकल डाउन थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है, जो शाइनिंग इंडिया से आप इसको रिलेट करेंगे कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद 1991 के बाद हमारा हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थी, हमने बताया था ना,
आपको पता है 8% 9% ऐसे इकोनॉमिक ऑन एन एवरेज ग्रोथ जा रही थी, बट सेम टाइम इस वाज द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक पैराडॉक्स है, तो इसको हमने बोला है, एक पैराडॉक्स को जॉबलेस ग्रोथ। इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि जो हमारी ग्रोथ थी इतने साल, हाई रेट ऑफ ग्रोथ, वो जॉबलेस ग्रोथ है, वो फेल क्यों हुई? तो उसका जो रूट कॉज है ये ट्रिकल डाउन थियोरी है। कैसे ट्रिकल डाउन थ्योरी रूट कॉज है इसका, देखिए मैं बताता हूँ। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आप हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करते हो, अगर देश की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, तो जो ग्रोथ होती है उसका जो पार्ट है वो धीरे धीरे सोसाइटी में, वेरियस लेवल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वो ट्रिकल डाउन होगा उसका इफेक्ट। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जॉब्स क्रिएट नहीं हुई। जॉब्स क्रिएट नहीं हुई, जैसे कि हम पता है आईटी सेक्टर द्वारा ज़्यादा ग्रोथ प्रोमोटेड थी देन रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जॉब्स ही क्रिएट नहीं हुई, तो जब जॉब्स ही नहीं है लोगों के पास, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो जो बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो सोसाइटी को मिलेगा? तो इसके कारण क्या हो रहा है कि राइजिंग इनइक्वालिटी, इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो राइजिंग इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि हम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक पार्ट है, एक प्रकार से एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसको आप हर एंगल से आपको समझना है, क्योंकि पेपर 3 इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें देखेंगे पेपर 4 के हिसाब से भी देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए। However, model of development adopted by India and other countries has come under the great deal of criticism over the year। तो एक क्रिटिसिज्म हमने देख लिया जॉबलेस ग्रोथ वाली, और भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म है इकोनॉमिक इनक्वालिटी वाली, और ये सब वाली बातें हैं। ठीक है, सो क्रिटिसिज्म ऑफ द डेवलपमेंट मॉडल, जो हमारा करंट डेवलपमेंट मॉडल था या कुछ सालों तक था या जैसा अभी भी है, उसका क्या क्रिटिसिज्म है? तो एक पेपर 3 के अगर आप सिलेबस देखते हो मेंस का, तो उसमें डेवलपमेंटल मॉडल्स के बीच का एक डायरेक्ट टॉपिक है, तो उसमें लिए हम देखते हैं। तो डेवलपमेंट आप सीधे देखते हैं, तो इसमें देखो हम दो तीन कॉस्ट की बात करेंगे। सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, इससे इथिक्स के क्वेश्चन बनते हैं, और इससे ही आपका जो है ना पेपर 3 के क्वेश्चन आते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक डायरेक्ट टॉपिक ही है पेपर 3 में। ठीक है, इस बार अभी 2020 का जो पेपर हुआ है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इंक्लूसिव। हर साल आता है इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से अपना पेपर 3 को प्रिपेयर करना अच्छे से। तो सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट को अगर मैं क्या बात करता हूँ, सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट में इसको जल्दी समझाता हूँ कि जैसे कोई डेवलपमेंट होता है, आप डैम बनाते हो, माइनिंग करते हो, या कोई फैक्ट्री प्लांट लगाते हो, या कुछ भी रोड्स बनाते हो, रेल कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसकी जो सोशल कॉस्ट होती है, जो सोशल कॉस्ट है, उसका सोशल कॉस्ट को कैसे देखते हैं? सबसे जो इंपॉर्टेंट सोशल कॉस्ट है डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का, उसके कारण लॉस ऑफ लाइवलीहुड, इंक्रीज इन द एम्प्रोविशमेंट, ये सब बातें होती हैं, क्योंकि आपको लाइवलीहुड का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली ट्राइबल एरियाज के, रूरल एरियाज में। सो डिस्प्ले एग्जाम्पल इसका दो, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और इससे जो है ना जैसे सरदार सरोवर डैम जो बना था, सरदार सरोवर डैम, उसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। या ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल्स की बात करते हैं, जैसे माइनिंग, नियामगिरी वगैरह जो केसेस हैं, ठीक है, या कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए हैं जिसपे कुंडाकुलम में, जिसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था। तो इन सबको आपको एग्जाम्पल कोट करते हुए आपको सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है कि कैसे इस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है और इसको कैसे मिनिमाइज करना है, और जो मिनिमाइज करने का तरीका होगा दैट इज द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट है क्या, इसके बारे में देखेंगे अभी। तो हमने देख लिया, सरदार सरोवर डैम की बात कर ली। ओके, अब नाउ व्हाट इज इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो आप इस दोनों का इंपॉर्टेंट देखिए कि इन्वायरमेंटल इथिक्स का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, व्हाट इज इन्वायरमेंटल इथिक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 4th में। और आज को पता है कि आपको क्लाइमेट चेंज के कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पे लेके आते हैं। तो क्या एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल जो वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसमें इंटायर ह्यूमैनिटी इज एट द थ्रेट, क्या आप इस डेवलपमेंट मॉडल को आप एक्सेप्ट करते हो, इसको अप्रूव करते हो? तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो अगर हम पहला सोशल कॉस्ट, जो सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है, और जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, अगर इन दोनों को कंबाइन करें, इनको एड्रेस करें, तो हमारा कैसा डेवलपमेंट हम चाहते हैं? हम चाहते हैं इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल। ये नया डेवलपमेंट मॉडल है। ठीक
ठीक है, कि जिसमें जो फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो, सबको पूरेस्ट ऑफ पूरे सोसाइटी को जाए, और जो डेवलपमेंट है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के फ्यूचर को भी सिक्योर रखें। तो हमको ऐसे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें आपको बहुत डिटेल स्टडी करनी होगी, अपने लेवल पे बहुत सारे एग्जांपल्स देने होंगे, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ कुछ एग्जांपल, जैसे इकोलॉजिकल क्राइसिस की बात होती है, ग्राउंड वाटर लेवल फॉलिंग की बात होती है। जैसे हम अगर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें पंजाब और हरियाणा में, तो ये यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो ये फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके थ्रू आप ऐड करिए इसको, ठीक है। अमेजन रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है पाल माइल के लिए, मतलब खेती के लिए, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये डेवलपमेंट के स्पॉट एस्पेक्ट हैं, ठीक है। सो इन्वायरमेंटलिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वायरमेंटल एथिक्स का पार्ट है। इसको आप देखिए, व्हाट इज इन्वायरमेंटलिज्म, व्हाट इज द इन्वायरमेंटल एथिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप नोट करके इसमें नोट्स बनाइए, ठीक है। तो हमने देख लिया कैसे सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, हमने दो चीज़ें देख ली। हमने देख लिया इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हो गई हैं। अब देखते हैं एसेसिंग द डेवलपमेंट। अब जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, अगर हम उसको असेस करें इंडिया या वर्ल्ड का, तो इसके लिए आपको सीधे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आस्पेक्ट, रिपोर्ट मैंने पहले ही बताया कि जो ऑक्सफाम या क्रेडिट स्विस की जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी वाली रिपोर्ट होती है, आप उसको कोट कीजिए कि कैसे डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है। लोग एक तरफ इलॉन मस्क या अमेजॉन के जो हैं, कैसे 1% पॉपुलेशन 50% रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रही है। तो ये सब एग्जांपल दीजिए कैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटीज जो हैं बढ़ रही है, और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, और पॉवर्टी भी अपने आप में कम तो हो रही है, बट उस पेस से, उस स्पीड से कम नहीं हो रही है। मतलब रिच आर गेटिंग रिचर वाइल पुअर आर गेटिंग पुअरर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे लाइए और इसको एसेस कीजिए, ठीक है। However, the world over the gap between the rich and poor has been widening. A country may have high rate of growth but doesn't necessarily translate into fair distribution of benefit. ये हमने इंडिया केस में देख लिया कि ट्रिकल डाउन थ्योरी कैसे फेल हुई है। सो दिस इज पैराडॉक्स, मैंने पहले बता दिया कि 1991 में हमारी जॉबलेस ग्रोथ थी, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको कोट करने के लिए। इट इज नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग रिकॉग्नाइज दैट देयर इज ए नीड टू अडॉप्ट ब्रॉडर नोशन ऑफ डेवलपमेंट। तो ये ब्रॉडर नोशन ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है कि ब्रॉडर नोशन क्या होगा डेवलपमेंट का। एन एक्सेसिव फोकस ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज नॉट ओनली गिवन राइज टू वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम, बट even economic growth has not always been satisfactory। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर फोकस करते हो तो उसके नुकसान क्या है। पहला नुकसान है कि उसके कारण बहुत सारे सोशल कॉस्ट आ रही है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट आ रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आप सस्टेनेबल नहीं होती है, क्योंकि एक आई थिंक रेचल कोई अच्छी एक थिंकर है उन्होंने एक बुक लिखी है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। तो उन्होंने कैसे बताया कि जो ग्रोथ है, इसको आप थोड़ा सा सर्च कीजिए प्लीज इसको, कि ये बुक किसकी है, रेचल आई थिंक कोई है, मे बी आई रॉन्ग, तो इसको थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। लिमिट्स ऑफ ग्रोथ उन्होंने बुक लिखी, उसमें कहा है कि ग्रोथ को आप जो है ना, चैलेंज किया उन्होंने कि ग्रोथ को आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इन्हांस तो कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, बट देयर इज लिमिट टू इट। आप कितने दिन, कब तक आपकी टेक्नोलॉजी कैचअप करेगी उस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो if development understood as a process which aim to improve the quality of life of people, it could be argued that measuring the rate of economic growth alone would be inadequate and at time misleading indicator of development। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में फोकस नहीं करना, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करनी है, ठीक है। जैसे मैं एक बात करता हूँ, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसमें हमारे मोदी जी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। वैसे आजकल बात की जा रही है, अगर सस्टेनेबल सिटीज़ की बात करती है तो हम बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो नए नए डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इनको आपको याद रखना है और कोट करना है। जैसे यूएनडीपी की एसडीआई रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, क्योंकि अब जो है ना, बिजली पानी सड़क से ज़्यादा बातें हैं। किसी आपको बिजली पानी और सड़क देने से आप ये नहीं, क्योंकि देखिए आपको देश की आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा नारा था वो बिजली पानी सड़क का भी अभी भी है बेसिकली। तो आपको नहीं लगता है अपने आप में एक मिसलीडिंग पिक्चर, या कि एक ग्रिम पिक्चर प्रेजेंट करता है देश का, कि देश कितनी आज़ादी के बाद भी आज आप बिजली सड़क और पानी की बात कर रहे हैं, तो आगे बातें कैसे होगी। तो ये भी एक मिसलीडिंग फैक्ट है, तो इसको भी आपको देखना है। तो आपको एसडीआई रैंक इंडिया की देखनी है, इसका नेबर्स कंपेयर करना है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एसडीआई। तो इससे में एग्जांपल होता है कि इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश,
आपको पता है बांग्लादेश 1971 में बना है इंडिया की हेल्प से, पाकिस्तान से। तो अब देखिए कि जो बांग्लादेश इज डूइंग मच बेटर देन पाकिस्तान इकोनॉमिकली एंड सोशल इंडिकेटर में भी, और इवन एट टाइम्स इंडिया को भी बीट करता है। तो उन इंडिकेटर्स को आप कोट कीजिएगा, श्रीलंका से कुछ इंडिकेटर्स लीजिए, ठीक है, और फिर नेपाल से, म्यांमार से, इनसे आप इंडिकेटर्स लीजिए और उसको कंपेयर कीजिए और बताइए कि हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अब देखेंगे कि अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो अभी अल्टरनेटिव या डिफरेंट जो न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो कैसा होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई आप क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट मॉडल बनाइए एक नया, जिसमें कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं पुराने मॉडल को उसको एड्रेस किया जाए, तो कैसा होना चाहिए। तो आप राइजिंग इनइक्वालिटी कॉन्टेक्स्ट में लेके इसको आप कह सकते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट मॉडल चाहिए जो कि बोथ ह्यूमन और इन्वायरमेंटल को रिस्पेक्ट करे। सो इन बोथ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड कॉस्ट बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। हमने देख लिया कि कैसे जो कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट का अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो इसको कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने टॉप डाउन अप्रोच की बात की कि टॉप डाउन अप्रोच एक रॉन्ग अप्रोच है, हमको बॉटम अप अप्रोच जिसमें कंसल्टेशन हो, लोअर लेवल से, पंचायत लेवल से लोगों का पार्टिसिपेशन हो, जैसे हम बोलते हैं ना पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो जो अल्टरनेट मॉडल आप इसको दे सकते हो कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, ये एक अल्टरनेट मॉडल हो सकता है। तो जो इश्यूज ऑफ राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, डेमोक्रेसी, हमने अभी पॉलिटिकल थ्योरीज में देख लिया ये इश्यूज, इसलिए सबसे लास्ट में चैप्टर आ रहा है कि आप पहले इन चीज़ों को समझो कि राइट्स क्या है, इक्वालिटी, जो फ्रीडम, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ऑल हैव बीन रेज इन द प्रोसेस। In this section, we shall examine how these concepts have been taken a new meaning in the context of development debate. तो ये पॉलिटिकल थ्योरीज हमने पढ़ी है, राइट्स की, इक्वालिटी की, फ्रीडम की, जस्टिस की, डेमोक्रेसी को, उसको डेवलपमेंटल डिबेट से हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो राइट्स क्लेम, तो आपको क्या डेवलपमेंट हमको मॉडल, अब देखो सिंपल से हम देखते हैं। तो अगर हम इसको एक एक करके मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ विदाउट गोइंग टू डिबेट। तो ऐसा अब अगर एक एक टॉपिक लेते हैं, राइट्स और डेवलपमेंट, तो हमें कैसा डेवलपमेंट चाहिए जिसमें सभी के राइट्स रिस्पेक्टेड हों, एक ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। इक्वालिटी, हमें एक ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जो कि इक्वालिटी को प्रमोट करे, एक डेवलपमेंट मॉडल चाहिए। एक डेवलपमेंट मॉडल ये होना चाहिए जिसमें फ्रीडम ऑफ चॉइसेस हो लोगों के बीच में, ठीक है। एक डेवलपमेंट मॉडल हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जस्टिस हो, जस्टिस मतलब सबको, आप सोशल जस्टिस की बात कीजिए, सबको सोशल में जस्टिस मिले, सबको जो इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रूट्स हैं सबको मिले। देन डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात की। तो ये आप देखिए 5 जो फैसेट्स है कैसे डेवलपमेंट के साथ आपको रिलेट होते हैं। तो आपका जो नया डेवलपमेंट या न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, राइट बेस्ड, इक्वालिटी बेस्ड, फ्रीडम बेस्ड, जस्टिस बेस्ड एंड डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो ये आप इस चैप्टर के इसमें जो हैं, इसमें बस यही एक्सप्लेन किया गया है कैसे वनरेबल सेक्शन को लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए इन डेमोक्रेसी, डू हैव राइट्स एंड कंसल्टेड इन द डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली ट्राइबल जो पीपल हैं, ट्राइबल पीपल, ओरिजिनल कम्युनिटीज़ हैं, इनके राइट्स की बात करनी होगी। क्योंकि देखिए ट्राइबल जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो जिनको जिनको डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ट्राइबल्स को हुआ है। क्योंकि आपके जितने भी माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सब जंगल में हैं या तो पहाड़ों में, जहाँ के ट्राइबल्स रहते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान तो ट्राइबल्स को हुआ, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, बट उनका सबसे ज़्यादा इम्पोवरिशमेंट भी। आपको पता है ट्राइबल सोसाइटी मोस्ट मतलब बैकवर्ड सोसाइटी है अपने कंट्री में एक प्रकार से। और भी हैं बट ट्राइबल को मोस्टली लेते हैं ठीक है, तो ये कर सकते हैं। फिर हमने बात कर ली डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि कैसे आप डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करेंगे जिसमें डिबेट होगा, रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ ऑल एंड दिस कैन नॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम द अबव। तो हमें टॉप डाउन अप्रोच नहीं लेनी है, ठीक है। बोथ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट आर कंसर्न विद द रियलाइजिंग द कॉमन गुड। तो हम याद करेंगे कैसे डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का कॉमन गुड है लोगों की वेल बींग। अगर वेल बींग लोगों की नहीं हो रही तो ऐसी डेमोक्रेसी और ऐसे डेवलपमेंट का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तो हमने टॉप डाउन अप्रोच की बात कर ली, जैसे लोकल डिसीजन मेकिंग की बात होती है सॉरी चलिए आगे क्या हो गया, डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारी डेवलपमेंट और लाइफस्टाइल से कैसे इसको करते हैं। ये अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विल आल्सो ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द हाई कॉस्ट, इकोलॉजिकली वेस्टफुल एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन नोशन ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारी जो अभी डेवलपमेंट मॉडल है वो बहुत हाई कॉस्ट में है, इकोलॉजिकली वेस्टफुल है, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, थोड़ा उसमें टेक्नोलॉजी का रोल कम है। तो अगर हम इस बात की बात करें अपनी लाइफस्टाइल, तो ये क्या हो गया,
इंडिविजुअल लेवल की बात हो गई है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी हमको अपना, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, कार्बन फुटप्रिंट की बात होती है। तो कार्बन जो फुटप्रिंट है सिर्फ फैक्ट्रीज को या कंट्रीज को कम नहीं करना है, हमें इंडिविजुअल लेवल पे ऐसी लाइफस्टाइल रखनी है व्यक्तिगत तौर पे कि हमारा जो इकोलॉजिकल वेस्ट हो या कि हाई कॉस्ट हो, उस चीज़ को कम किया जा सके। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बट बाय द क्वालिटी ऑफ लाइफ enjoyed बाय पीपल इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी एंड सेटिस्फेक्शन इन एसेंशियली। तो इसके एक इम्पॉर्टेंट अलग डेवलप होता है कि हम जैसे एसडीआई को बोलते हैं कि जैसे आपको पता है कि जीडीपी नहीं है, कहाँ पे, किस कंट्री जीडीपी मेजर नहीं करती, हमारी नेबरिंग कंट्री भूटान। वहाँ पे क्या होती, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। ठीक है, तो वहाँ पे लोग कितने हैप्पी हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कितनी इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी है। आप इंडिया की रैंकिंग क्या हैप्पीनेस इंडेक्स में, उसको आप देखिएगा एक बार। ठीक है, so this is another model हो गया। at another level there is also need to scale down our need for the non renewable source of energy। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात होती है इसमें कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इस तरफ बात करना है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट रिफर्स टू डिजायर फॉर बेटर लाइफ। तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ डेवलपमेंट कि बेटरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। जो 7 बिलियन पॉपुलेशन है उसको एज ए ग्लोबल सिटीजन की तरह आपको सबके बेटरमेंट के लिए सोचना होगा। आप यूनिडायरेक्शनली अपने लिए नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस आइडिया को रखते हुए एक बेटर लाइफ सबको दी जाए, कैसा हमारा डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए। तो इसमें हमने बात करें इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्री के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारी एनसीईआरटी की जो 11th क्लास है कि जो एनसीईआरटी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और अभी हम नेक्स्ट एनसीईआरटी शुरू करेंगे कुछ दिन में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर संजय पटेल फ्रॉम डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो हमारा एससीएच का बैच है, जैसे आपको पता है कि एससीएच का नोटिफिकेशन आ चुका है, ग्रांट सिविल सर्विसेज 2021 का, वो हमारा 21 जन से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन, उसको आप डाउन करके हमसे जुड़ सकते हैं और हम इसमें और अच्छा डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।